बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। रमज़ान का एक और दिन, बहुत ही खूबसूरत ये रोज़ा आपका गुजर रहा है हमारे साथ एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। ये हैं अदनान हसन, ये है इमरान हसन, क्योंकि कल ये भूल गए थे। याद है, परसों भूला था। हाँ, परसों भूला था। अच्छा जनाब, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संडे का दिन है, संडे को बहुत सारे लोगों को आज संडे है। अच्छा, एक तो जिस संडे को काम करें पता नहीं चलता। हमें नहीं पता चलता क्योंकि इस रमजान में हमारे सैटरडे संडेज ऑफ नहीं है, तो हम लिहाजा उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। दुख से गए ना, जैसे आप ऑफ एयर कहती हैं और ये थोड़ी स्माइल के साथ गई है। हाय, हम फिर आए। खैर, जो मजे की बात है वो ये है कि आधा रमजान मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह गुजर चुका है। आज 15वां रोजा है और उम्मीद करते हैं कि सही खैर आफियत से गुजर आए। लेकिन कुछ लोगों का हमें एहसास है कि वो लोग बहुत गर्मी के अंदर काम करते हैं, बाहर होते हैं। तो जैसा कि हम हर प्रोग्राम के शुरू में खैर रमज़ान को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छी बात आज के लिए है कि प्लीज़, मुझे मालूम है कि लोग करते हैं लेकिन फिर भी हम याद दहानी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ मुश्किल में हैं। ऑब्वियसली उनकी भी कुछ मजदूरी है। आप लोग अपने तौर पे थोड़ा बहुत उनके साथ अगर ख्याल रखेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपको एक जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे लगता है ज़िंदगी में आपको इस तरह की सेटिस्फेक्शन की कहीं ना कहीं बहुत अशद ज़रूरत होती है, और अगर आपको मिलनी चाहिए। और बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे होते हैं कि रमज़ान में जब घर में फ्री हो, बोर हैं, तो हम क्या देखें नेटफ्लिक्स पे। तो नेटफ्लिक्स नहीं देखें, न्यूज़ चैनल्स देखें, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पे पॉलिटिशियंस दे गॉट अ लॉट टू शो। आज की हम अगर कल की खास तौर पे बात करें, आज तो वैसे खामोशी है ना, शुक्र। कल की हम अगर बात करें तो जनाब, जैसे पाकिस्तान की सियासी तारीख है, इसमें आए रोज़ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है, हमें मालूम है। और ऐसा होता रहता है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, और ना ही ये कहना चाहिए कि किसी के वहमो गुमान में होता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, इसके बाद मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन को चोर, डाकू, लुटेरे और जाने क्या क्या जो बुरे अलकाबात हो सकते थे, इवन उनके निक्स रख दिए, चेरी ब्लॉसम एंड ऑल, वो कह के पुकारा। इमरान खान साहब ने एक ऐसा कल्चर दिया जिससे बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं अब। और इसके बाद हम तहरीक अदम एतमाद की अगर बात करें, पहले तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि शुक्र है ये लेकर आए हैं, मैंने इसके खिलाफ नवाफिल पढ़ने हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तो गैर मुल्की साजिश है और इसको साजिश करार दिया। और इस पर साजिश के ताने बाने अमेरिका से मिलाए। पहले अमेरिका का नाम नहीं लेते थे, फिर बाकायदा लेना शुरू किया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने मुंतखब होते ही ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दे दिए और इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी, और कल इसका एक बड़ा शो कराची में मिला। और शहबाज शरीफ की हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम भी दिया गया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर के बाद, जिस तरह से इमरान ने कहा, कल कराची में अपनी जो सियासी कुव्वत है उसका मुजाहरा किया। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अभी तक जो गैर मुल्की साजिश के बयाने को अवाम में अच्छी खासी पजीराई मिल रही है, जिसका सबूत हमने कल देखा कि कराची में जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए और इमरान खान मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अपने जलसे और अपने एहतजाज के जरिए। बार बार वो ये बात दोहरा रहे हैं कि जल्द अज जल्द नए इंतखाबात हों, बसूरत दीगर इमरान खान नए इलेक्शंस तक मुल्क गिर मुजाहिरे जारी रखने का भी इन्होंने इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने ओहदे का हल्फ उठाए 1 हफ्ता मुकम्मल होने को है, और नई हुकूमत के जो काबीना की तश्कील है उसके साथ साथ अगर हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो कई ज़्यादा माशी भी चैलेंजेस का सामना दरपेश है उन्हें। और यहाँ यही सवाल पैदा होता है कि नई हुकूमत जो काबीना की तश्कील अभी तक क्यों नहीं कर पाई, वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। जो चैलेंजेस हैं उस पर भी बात करेंगे, और जो कल वो भी करेंगे, वो आप करेंगे ना बात में। आप अपना गुस्सा निकालें। और परवेज इलाही साहब की कल जख्मों की भी बात करेंगे, जो कि बड़ा मौजूद बहस बने हुए, मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन वीडियोस जिस पे परवेज इलाही साहब जख्मी नजर आते हैं। हम जख्मी होने पे मुस्कुरा नहीं रहे, कतन अच्छी बात नहीं, अच्छी रिवायत नहीं है, लेकिन उनकी तनकीद उन पे जो की जा रही है कि वो अपने टूटे बाजू को हिला कैसे रहे हैं, और बहुत ज्यादा हिला रहे हैं, इस पे भी। और फिर कुछ ये भी उन पे तनकीद की जा रही है कि शायद जो लोग कल पंजाब असम्बली में दाखिल हुए वो परवेज इलाही साहब के ईमा पे दाखिल हुए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। सो इन सभी मामलात पे बात करते हैं जी। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद, वेरी वाइब्रेंट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं जो एक खिचड़ी सी बन गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। गुड आफ्टरनून, आई होप आप ठीक हैं। हम अगर पाकिस्तान की पार्लिमानी रवायात की बात करें तो कल देयर इज़ नो डाउट इट वाज अ डार्क डे, बहुत बुरा दिन था कल, जिस किस्म की भी रवायात कायम हुई। लेकिन ओवरऑल जो स्नैरियो, जो पिक्चर इस वक्त पाकिस्तानी सियासत की आपके सामने है, हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं हम, अतर आपके ख्याल में? देखें, डार्क डेज की बात करें तो हालिया चंद हफ्तों के दौरान जो कुछ भी हुआ वो हमारी सियासी तारीख
तारीख का हिस्सा रहेगा। छांगा मांगा का अभी तक हम जिक्र करते हैं, तो अब सिंध हाउस ने भी उसमें अपनी जगह बना ली। उसके बाद जिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का आपने जिक्र किया, पंजाब असेंबली के अंदर जो कुछ हमने देखा कि पुलिस ने आके हमारे पार्लियामान की, हमारे ऐवान की कार्रवाई चलवाई। उससे पहले जिस तरीके से अदालतों की जानिब से फैसले आए और उसके मुताबिक हमारे पार्लियामेंट की कार्रवाई चली, कश्मीर में भी ये हो रहा है, वफाक में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। तो ये सियासी अमल की नाकामी है। जब सियासतदान नाकाम होते हैं तो फिर दूसरे इदारों को इंटरफेरेंस करना पड़ती है। तो किसी तौर पे भी ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर नहीं है। आपने पहले जिक्र भी किया कि इमरान खान साहब भी अब जलसे कर रहे हैं, ऑपोजिशन पे इल्जाम भी लगा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो जनाब मुलजिमान हैं, जमानतों हैं, मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। तो एक तरह से जो सियासी माहौल है वो काफी ज्यादा कशीदा है और एक कतन ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। छोटी सी चीज ऐड करूंगा, ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा वजीर आजम है वो जमानत पे हैं, अगर जमानत मंसूख हो गई तो वो जेल चले जाएंगे, तो अमूर हुकूमत किस तरह चलेगा। तो मुझे तो यकीन है कि अगर वजीर आजम साहब जेल भी चले जाएं तो वहां जाके भी आजाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे। तो पाकिस्तानियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों को फिक्र करने की जरूरत तो नहीं है, मतलब हमने घबराना नहीं, लेकिन अब हम घबरा रहे हैं जो हम सूरत हाल देख रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब कल अगर हम कराची के एक जलसे की बात करें, और नो डाउट इमरान खान साहब के हवाले से कहना गलत नहीं होगा कि वो क्राउड को अच्छी तरह पुल भी करते हैं और उसको एंगेज भी अच्छी तरह करते हैं। लेकिन स्टिल ये जो भी करंट सिचुएशन है इसमें शायद जलसे जुलूसों का वो इम्पैक्ट नहीं है, और जो बयानियां वो लेकर चल रहे थे जो गैर मुल्की साजिश का, उसको तकवीत तो मिली, बट स्टिल उसके हवाले से शहबाज शरीफ की जो नई हुकूमत है उसको कोई इतना मेजर खतरा है या नहीं? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, कोई भी जो सियासी हुकूमत होती है उसके लेजिटिमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब शहबाज शरीफ साहब जिस हालात के अंदर वो वजीर आजम बने हैं कि आपकी पूरी ऑपोजिशन रिजाइन कर चुकी है, स्पीकर ने आपसे हल्फ नहीं लिया, कौन कौन शख्सियात आपकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं आई, चेयरमैन सेनेट को आपका हल्फ लेना पड़ा, सदर साहब भी वहां से मिसिंग थे। तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं और यही वजह है कि अभी तक जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि काबीना की तश्कील नहीं हुई। हुकूमत तो सबने मिल के गिराई है, लेकिन लगता यह है कि उनकी ख्वाहिश है दीगर पार्टियों की कि नजला सारा शहबाज शरीफ साहब और नून लीग के ऊपर गिरे। अब पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, बताना चाहिए कि जी ये जो मिनिस्ट्रीज हैं जहां पे कीमतें बढ़ेंगी वहां पे हम अपने वजीर बैठाते हैं, ताकि जब हम इलेक्शंस में जाएं तो ये ना हो कि सारा इल्जाम नून लीग पे लग जाए कि भाई आपके वजीर आजम थे, आपके वजीर खजाना थे, आपके वजीर पेट्रोलियम थे, तो कीमतें बढ़ गई, हम तो सिर्फ डिप्टी स्पीकर थे, हमारा कोई कसूर नहीं। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए चैलेंजेस होंगे, आलमी महंगाई भी है। ये अगर कहा जाए कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का कसूर होगा अगर वो कीमतें बढ़ाएंगे तो ऐसे में इमरान खान साहब टफ टाइम देंगे? ये जो भी वो एक रोज पे अवाम को इकट्ठा कर रहे हैं, एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, आपको लगता है इसका भी इम्पैक्ट होगा? ये भी चैलेंजेस का हिस्सा है? नहीं, इसमें इम्पैक्ट का क्वेश्चन है नहीं है। इम्पैक्ट से चीजें बहुत आगे निकल चुकी है। देखें, कल मैं खुद रात को सड़कों पे था, मैंने नहीं देखा कि बगैर सियासी क़यादत के मुल्क भर में लोग इस तरह निकले हों। तो इमरान खान जिसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिस हल्के के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो इम्पैक्ट फील कर रहा है और हमें नजर भी आ रहा है कि वो किस तरह इम्पैक्ट फील कर रहा है। अच्छा, तो इसमें तो कतन दो राय कोई नहीं है कि इम्पैक्ट हो रहा है। कल की जो स्पीच है, अगर हम उसे पंजाबी इस्तिलाह में कहें तो हाथ होला रखा थोड़ा सा इमरान खान साहब ने। हमें उम्मीद थी कि शायद पेशावर के बाद थोड़ा और एग्रेसिवली आएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा उन्होंने अपनी टोन लो रखी टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस इन पर्टिकुलर। कल तो उन्होंने आर्मी के हवाले से भी जिक्र किया कि मेरी अपनी फैमिली में शोधा मौजूद हैं, उन्होंने अपने ननिहाल का जिक्र किया। तो आप इस सूरत हाल को देखते हुए जो लाहौर का पावर शो तहरीक इंसाफ करने जा रही है, एक तो क्या आप टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस वो एग्रेसिवनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इमरान खान साहब की जो नवाज शरीफ साहब की थी, चूँकि ही इज़ बीन वेरी एग्रेसिव, उन्होंने तो बड़ा स्ट्रेट अवे बहुत सारी आम शख्सियात के नाम भी ले लिए थे। इमरान खान साहब ऐसा नहीं कर रहे, क्या ऐसा नहीं करते नजर आ रहे? और दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये उनकी पॉलिटिक्स के लिए क्या रिजल्ट्स लेकर आएगा इन फ्यूचर? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है कि जिस तरह माजी के अंदर पीडीएम खुसूसन नून लीग की क़यादत नाम ले लेके हमारे इदारों को, उनकी शख्सियात को टारगेट करती रही, बुक्स से भरे जज साहिबान कहती रही और कुछ जो कुछ कहती रही वो हमारे सामने है। फिर हमने कल कौमी असेंबली में भी देखा कि एक हुकूमत के मोअज़्ज़िज़ रुकन जो उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने अगेन हमारे इदारों को कौमी असेंबली के अंदर टारगेट किया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इमरान खान साहब करें,
कोई और शख्सियत करे, ये कतन जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और अच्छी बात है जो आपने जिक्र किया कि उन्होंने अभी तक उस तरह इदारों को टारगेट नहीं किया, क्योंकि ये जो इदारे हैं ये हमारे इदारे हैं, यहीं से हमें रिलीफ मिलना है, यहीं से निजाम आगे चलना है। तो जो भी इनको टारगेट करेगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब एक चीज है जो बार बार करते हैं और मुझे लगता है कि वो छोड़ेंगे नहीं जब तक इंतखाबात नहीं होते। वो बार बार पूछते हैं रात को 12 बजे क्यों अदालत लगाई थी, मैंने क्या जुर्म किया, ये जिक्र वो बार बार करते हैं। और मुझे लगता है कि अगले उन्होंने जलसे भी रात को हर 12 बजे करते हैं और कहना है कि 12 बजे क्यों अदालत लगाई थी। और मैं तो आपको पता है क्यों लगाई थी 12 बजे? लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं कोर्ट उनको बता ही ना दे कि उन्होंने क्यों लगाई थी, मसला हो जाएगा उनके। अब जी देखें, कोर्ट उनको बताएगी, पर मसला ये है कि वो इस वक्त अपना जो मुकदमा जिस अदालत में रख रहे हैं, जिधर वो अदालत लगाते हैं रोज अवामी और अवाम से पूछते हैं कि जी मुझे कोई जवाब लेके दो, तो मेरे ख्याल में ये एक मकबूल बयानिया है। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निजाम के हवाले से हमें शिकायत हो सकती हैं, हम उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं अगेन उसी चीज पे आऊंगा, अगर आज किसी को कोई मसला है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, तो वो किधर से रिलीफ ले रहा है? वो इन्हीं अदालतों के पास जा रहा है ना, यही अदालतें रिलीफ दे रही हैं। तो इदारों को अगर हम कमजोर करेंगे तो वो किसी के हाथ में नहीं है। चलिए, इदारों पे तनकीद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कल साबिर और पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने काबीना में जो वफाकी काबीना में शमूलियत का क्या प्लान है, तो कहा नहीं, हम अपने दोस्तों को थोड़ा मौके देना चाहते हैं। सो ये अभी जो पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट थी वफाकी काबीना में कुछ ओहदे लेने के हवाले से, उस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा कि आपको क्यों लगता है। स्टार्ट में आपने थोड़ा जिक्र भी किया, लेकिन स्टिल और अभी तक जो तश्कील नहीं हो पाई, इसकी वजूहत आप क्या देखते हैं? और इसमें एक और स्टेटमेंट जरदारी साहब ने ये भी दी, उनसे जब पूछा गया कि क्या बिलावल फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, उन्होंने कहा बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इस पे भी जरा अतर देखिए, होता है ना, मतलब कि हम होते हैं, हम कहते हैं ये हमारा बच्चा ये पायलट बनेगा, ये फौजी बनेगा, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये इनके घर तो जो ही बच्चा पैदा होता है वो कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तानी खानदान गुलामा में से हैं, हमने इन्हीं को चूज करना है, नस्ल दर नस्ल चूज करना है। तो जरदारी साहब ने कह दिया तो जरूर बनेगा, मुझे उसके ऊपर कोई राज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब वो काबीना के अंदर क्यों नहीं शामिल हो रहे? जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुश्किल हालात हैं इस वक्त। अगर कोई शख्स ये कहे कि शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, तो वो पहले कहते थे क्यों इजाफा हुआ, अब वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन आलमी मंडियों में जो इस वक्त हालात हैं वो हमारे सामने हैं, आलमी सतह के ऊपर महंगाई है। माजी करीब में जब हम जिक्र करते थे दीगर ममालिक में कीमतों का, तो हमारे दोस्त हमें कहते थे हमें अमेरिका की प्राइस मत बताओ, हमें कनाडा की प्राइस मत बताओ। आज गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जिस तरह हमारे उन दोस्तों ने नई हुकूमत का दिफा किया है, उसको भी मैं जो खराजे तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों को जो अब हमें आलमी कीमतें भी बता रहे हैं। तो यही वजह है कि जी पीपल्स पार्टी नहीं शामिल होना चाहती काबीना के अंदर, अहम जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहती, इसलिए कि वो चाहते हैं कि सारा नजला गिरे नून लीग के ऊपर, और जब वो इंतखाबात में जाएं कहें कि अगर कोई बैड गवर्नेंस थी तो वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से थी। और जो पंजाब के अंदर हमने देखा है कि हमजा शहबाज मुंतखब हुए हैं, उसका भी कोई इतना सियासी तौर पे फायदा नहीं होगा शहबाज शरीफ साहब को। अगले इंतखाबात में फिर ये लोग कहेंगे कि देखें जी हमने तो मिल के हुकूमतें गिराई थी, इनको अपने खानदान से बाहर कोई नहीं मिला, बेटे को वजीर आला बना दिया, खुद वजीर आजम बन गए। तो मेरे ख्याल में वो जरदारी साहब बड़ा क्लेवर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिलावल को। अच्छा अतर, हमने देखा इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर जब भी उनको कोई छोटा सा पॉइंट, इवन कोई फॉरवर्डेड मैसेज भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के हवाले से, किसी लीडर के हवाले से उनके मिलता था, वो जलसों में उसके बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उसकी बात कर देते थे, अलल ऐलान कह देते थे कि हमें पता है ये हो रहा है। उनके अपने ऊपर फराह खान वाला मामला हो, मौजूदा तोशा खाना का मामला हो, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम उन पर लग गए। तोशा खाना का तो बड़ा एक इखलाकी तौर पे बहुत ही बुरा सा इल्ज़ाम है, अगर मैं कहूँ, अगर कानूनी तौर पे उसकी वो चाराजोई नहीं भी है कि जी आपने किसी मुल्क का दिया हुआ तोहफा लेके बेच दिया, और उसको कन्फेस भी कर चुके हैं कि मैंने बेचा है। इनके बारे में जलसों में बात नहीं करते। क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इस पर भी अपनी इखलाकी पोजीशन वाजे करनी चाहिए? कौम उनको बड़ी कदर की निगाह से देखती है एज एन ऑनेस्ट लीडर। देखिए, जहां तक इमरान खान साहब की करप्शन के हवाले से ताल्लुक है, अब ये जो तोशा खाना का केस है, इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ सहाफियों को बुला के कोई ब्रीफिंग दी, तो मेरे ख्याल में इसमें खुफिया
ब्रीफिंग नहीं देनी चाहिए अगर इसमें कोई चीज कानून से खिलाफ है, इसलिए कि कानून और इखलाकियात साथ साथ चलते हैं। जो चीज इखलाकी होती है वही कानून होता है। आप गैर इखलाकी कानून नहीं बना सकते, ना ही किसी मुल्क का आइन ये इजाजत देता है कि आप गैर इखलाकी कानून बनाएं। अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो मेरे ख्याल में माजी के अंदर हमने देखा कि तोशाखाना रेफरेंस आए, इमरान खान साहब के ऊपर रेफरेंस आना चाहिए। अब तो देखे ना, शहबाज शरीफ साहब ने हफ्ते की छुट्टी भी खत्म कर दी है, तो उनको तो चाहिए था कि गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान कोई रेफरेंस वगैरह दायर कर देते। अब आप वजीर आजम हैं, अब इससे लगता क्या है, करने की क्या कोशिश की जा रही है? वही कोशिश की जा रही है जो माजी में दीगर हुकूमतों के खिलाफ भी होता था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी होता था, नून लीग के खिलाफ भी होता था। मीडिया ट्रायल किया जाता था, मीडिया के ऊपर बातें होती थी। अगर कोई सब्सटेंस है किसी चीज में तो वो आप अदालत में लेके आए। और दूसरा, अगर 3 साल के बाद आपको फराह खान, खातून अव्वल और एक घड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला, तो मेरे ख्याल में यह आपकी बहुत बड़ी नाकामी। और उसके बाद आपने ऐलान कर दिया कि हम जमायमा के घर के बाहर एहतजाज करेंगे। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ढूंढने की जरूरत है इमरान खान को, अगर आप डेंट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला तो कल इमरान खान साहब ने खुद इसका ग्राउंड बनाया और बाकायदा तौर पे कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के जरिए तहरीक इंसाफ को मैच से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को इदराक है कि शायद ये फैसला उनके हक में ना आए, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से मेरी बड़ी सीनियर पीटीआई की क़यादत से बातचीत भी हुई है गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान। एक चीज बड़ी क्लियर है, इमरान खान को पता है कि जो ही वो बाहर निकलेंगे उनके ऊपर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से प्रेशर डालने के लिए मुख्तलिफ तरीके किए जाएंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि जी आप हमारी पार्टी खत्म भी कर देना, अब इट डज नॉट रियली मैटर, इस सिस्टम के अंदर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। और अभी तक तो हम सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, सिस्टम के अंदर खेल रहे हैं। लेकिन जब इस किस्म का कोई फैसला आएगा, तो जिस दिन इमरान खान ने ये कॉल दे दी कि हम इसको नहीं मानते और हम जाके 10 लाख बंदा इस्लामाबाद की तरफ चला जाए, धरना दे दे, तो फिर पूरे सिस्टम के लिए मसला बन जाएगा। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी इमरान खान के ऊपर, लेकिन जिस तरह का प्रेशर बिल्ड हो रहा है और वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह का कोई फैसला मैटर करेगा इमरान खान साहब के लिए। अच्छा, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अतर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना डिटेल एनालिसिस करंट सिचुएशन के ऊपर। इमरान खान साहब के जलसों के हवाले से तो हम बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब को इस नई हुकूमत में जो जो चैलेंजेस है उस पर भी हमने बात की, और जो पंजाब की सूरत हाल है वो तो हमने डिस्कस की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और अब हम प्रोग्राम में जिस हस्ती पाक का जिक्र करने लगे हैं, वो हस्ती पाक जब पैदा हुए तो आप के कान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ान दी और लियाब दहन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी घुट्टी उन्हें मिली। आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनका नाम बहशत से जिब्रील अमीन लेकर आए और बहशत से और जन्नत के नौजवानों के सरदार उनको कहा गया और शबीह मुस्तफ़ा कहा गया। वो हस्ती पाक जिनको देखकर मकीन गुंबद खज़रा खुश होते हों, जिनको देखकर सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खुशी का कोई आलम ना हो। वो हस्ती पाक जिनकी परवरिश आगोश मुस्तफ़ा में हो और 7 साल से ज़ायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे तरबियत रहे हों। वो हस्ती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी करती हो। वो हस्ती जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते तो आपके कंधों पर सवार होते, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को तवालत दे देते। वो हस्ती पाक है सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिनका यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। हम अगर इमाम हसन की बात करते हैं तो उनको एक मैन ऑफ विज़डम और बेहतरीन विज़डम का मालिक एक शख्सियत कहा जाता है। और इसमें तो कोई शक नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हसनैन करीमैन हैं उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार बारहा किया, बेशतर किया। और जैसा कि एक मिसाल हमने आपके सामने रखी कि जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे तशरीफ़ फरमा हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तवील करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हसन और हुसैन हैं ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और इसके अलावा हम अगर उनकी ज़िंदगी पर निगाह डालें तो जहाँ दुनिया भर की आसाइशें, हमें हमेशा ये मिसाल देते हैं कि दुनिया भर की आसाइशें जिनके दर पे दस्तक देती हैं, जिनके दर की मोहताज हैं, उन्होंने इंतहाई मुफलिसी में और इंतहाई आजिज़ी में ज़िंदगी गुजारी और ख़ुद को एक मिसाल बनाया। और हम अक्सर इन शख्सियात का महज किताबी तौर पे ज़िक्र करके उनकी शख्सियत के चंद ख़ास बयान करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक बात जिस पे हमेशा सोचने की और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि इन शख्सियात की ज़िंदगी का कितना अक्स
हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, कितना अमल है उनकी ज़िंदगी का जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, जिसको हम अपना रहे हैं। तो अगर चंद एक जो वस्फ़ हैं वही अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएं, जैसा कि हमने आजिज़ी का जिक्र किया, जैसे हमने इंसान दोस्ती का जिक्र किया, मोहब्बत का जिक्र किया, इखलास का जिक्र किया, इकराम इंसानियत का जिक्र किया, अगर यही हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएँ तो वी बिलीव कि हमारी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर हो सकती हैं। और उसके साथ जो इन शख्सियात का सबसे अहम जो खासा रहा अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो सीखने सिखाने का अमल रहा, वो इल्म की तरफ तवज्जो रही। इनकी पूरी ज़िंदगी ही बहुत एक हमारे लिए नमूना है। ऑब्वियसली जिस हालात में हम वाक़या करबला को देख लिया, दीगर मामला देख लिया, हुसनैन करीमैन के हवाले से जो भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह से नौजवानों का सरदार कहा जन्नत में, तो इनके लिए इनसे मैसेज लेना नौजवानों के लिए ये भी एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में एक अमल शामिल होना चाहिए। अभी हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा घर, जिसमें आज सारा बलोच मुलाकात करवा रही हैं शाह अब्दुल्ला आलमी से, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। उनका आर्ट भी देखते हैं और उनका घर भी देखते हैं आज के मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा घर रमज़ान स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूँ सारा बलोच। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी आर्ट की या हम बात करें कैलीग्राफी की, आज का मेहमान बड़ा ख़ास है जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शाह अब्दुल्ला आलमी की, जिनका ताल्लुक कोयटा से है। ही समबडी हु इज़ वेरी यंग, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अंदर जाते हैं, उनका जर्नी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके आने के। कैसे हैं आप? आपको भी बहुत मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। What an amazing artwork, माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह अब्दुल्ला, I know about your work, लेकिन दोस्त जानना चाहते हैं कि आपका एक स्टाइल है कैलीग्राफी का, जो आप कहते हैं कि स्याह मश्क है। स्याह मश्क होता क्या है? स्याह मीन रफ फारसी का लफ्ज़ है, और मश्क मीन प्रैक्टिसिंग करना। पुराने ज़माने में पेपर बहुत कम हुआ करते थे। जब एक्सरसाइज दिया जाते थे मश्क वगैरह कैलीग्राफी में, तो कोई भी स्टूडेंट एक ही पेज पे इतने ज़्यादा अलेफ को या किसी भी वर्ड्स को, शेर वगैरह को इतनी बार बार रिपीट करते रहते थे कि ओवरलैपिंग वगैरह 100 साल पहले की बात है। तो उन्होंने इसको स्याह मश्क के नाम से बिल्कुल डायरेक्ट जो उनके प्रोसेस होते हैं उसी हवाले से ही उनको स्याह मश्क के लक़ब दिया। आपका हम काम देखते हैं बड़ी बड़ी गैलरीज में, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट गैलरीज की बात करें और पाकिस्तान से बाहर की भी बात करें, सबसे बड़ा स्केल अब तक कौन सा रहा है म्यूरल का? 26 फीट, 26 बाय 11 फीट। 26 बाय 11 फीट, अमेजिंग वर्क। आई वांट टू नो, ये स्टाइल ऑफ वर्क क्या है? ये एक्सप्रेशनिज्म है, ये एब्स्ट्रैक्शन है, ये क्या है? एक्सप्रेशन एब्स्ट्रैक्ट में ये माना जाता है, मतलब देखने में जिस तरह मैं हमेशा एस्थेटिकली चीज़ों को देखता हूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स में मोस्टली उनकी ब्यूटी यही होता है कि किसी भी चीज़ के एस्थेटिक को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो उस हवाले से मुझे लगता है ये इसके राइट बनते हैं कि अगर एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी अगर कहें तो बेहतर है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये टेक्निक कौन सी है, इसके मीडियम्स कौन से हैं, ताकि जो नए आने वाले लड़के लड़कियाँ यू नो दे कैन लर्न आउट ऑफ इट। बिल्कुल, कैनवस है और कैनवस के ऊपर इंक के साथ। इंक है ये? हाँ, ये इंक है बिल्कुल वाटर के साथ। हाँ, वाह। और डिफरेंट लेयर्स के काम करने के बाद फिर ये थोड़े बहुत डार्क होते जाते हैं। अगर सपोज मैं इस कलर को, जो डार्केस्ट कलर है, अगर मैं शुरू में लगा दूं तो वो इतने डार्क नहीं होते हैं। Yes. अभी इसके डार्क होने की सिर्फ वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा लेयर्स ऑलरेडी नीचे है, और वो ट्रांसपेरेंटी जो आपको नज़र आ रहे हैं उस सिर्फ इस वजह से क्योंकि इंक में ही वो चीज़ ट्रांसपेरेंटी है, ओपेक नहीं है। हाँ, शाह अब्दुल्ला को जब लोग नहीं जानते थे, जब एमसीए में होते थे या उसके बाद भी एक जर्नी होता है, वो जर्नी क्या हम देख सकते हैं? या श्योर, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, मैं जानती हूँ कि आपको एक से ज़ायद जुबानों में कैलीग्राफी करने पर अबूल हासिल है। आप कितनी जुबानों में कैलीग्राफी कर सकते हैं? पहले मैं सबसे ज़्यादा पर्शियन और उर्दू में फोकस था। फिर मुश्ताक गुरबानी सेंटर में एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था एग्जाइल पोएट के ऊपर। तो उनमें गुरु नानक के थे, श्री गुरु नानक, और शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के थे, और बलूची स्क्रिप्ट थे, उसमें फैज़ साहब थे, और साद सलमान, मसूद साद सलमान, बहुत पुराने पोएट थे फ़ारसी के। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर किया। अच्छा, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर किया, लेकिन होता है ना कि किसी एक से बड़ा इश्क होता है, तो किस ज़ुबान से बड़ा इश्क है?
फ़ारसी कुछ इस तरह है कि जैसे बाकी ज़बानों में भी उसके अक्स नज़र आ जाते हैं और उनकी जो मिठास है, वैसे पंजाबी में आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाते हैं, उर्दू में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, और सिंधी तो मैं नहीं बोल सकता, और लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, कुछ लोगों से जब बात कर रहा था, तो थोड़ी बहुत वो चीज़ें मुझे फील हो रहा था कि जैसे फ़ारसी में वो चीज़ है। तो इस वजह से फ़ारसी से ज़्यादा मेरा है। टर्निंग पॉइंट कब आया ज़िंदगी में, व्हेन यू रियलाइज कि ओके दिस इज़ मी, अब मेरा काम ये है? मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकता, एक जगह पे मैं ठहरा नहीं हूँ, मतलब गर्दिश में रहा हूँ, ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि मतलब जिस तरह मैं एक तरह की मिनिएचर कर रहा था और पर्शियन स्टाइल में बहुत इन्वॉल्व था, फिर मुगल स्टाइल में, फिर उसके बाद फिर दोनों को मर्ज किया, मतलब वो टाइम के साथ मुसलसल बदलते जाते रहे। कोयल आर्ट गैलरी में एक शो हुआ जो कि सुपरहिट हो गया और तब से लेकर अब तक फिर यू आर अनस्टॉपेबल। तो फिर आपने इसको नहीं छोड़ा, आपने खताती को नहीं छोड़ा? हाँ, दूसरे जब एग्जीबिशन हुए तो मैडम सलीमा हाशमी ने फेज़ मेला में दिलमन मुसाफिरमन नुस्खा वफा से मैंने वो सीरीज़ किया था, तो वो शो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया कि मतलब कैलीग्राफी को इस नौइयत में जिस तरह देख रहे हैं या ये कब काम कर रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर गैलरी इस्लामाबाद में 2018 में एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, वहाँ पे परमानेंट कलेक्शन में वो मेरे कैलीग्राफी डिस्प्ले है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे एक तो मार्केटिंग के हवाले से लोगों की जो एक दीद है उस हवाले से थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस मिली, और दूसरी बात ये कि मैं खुद इन्वॉल्व हो गया। मतलब सुफियाना कलाम के हवाले से बात करें, व्हिच वन इज योर फेवरेट पोएट? थीसिस जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो मौलाना रूमी से स्टार्ट किया था, इकबाल और रूमी को मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से, तो अब धीरे धीरे और जितने भी एक्सपेरिमेंटल पोएट हैं रिवोल्यूशन के बारे में, सेल्फ रिवोल्यूशन के बारे में, फिर इस तरह के आजकल जो हम इतने शोरा के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई शेर आपका पसंदीदा शेर जो कि आप अपनी ज़ुबान में, किसी भी ज़ुबान में जो आपके दिल से करीब हो वो हमें सुनाएं। मैं अपने जिस तरह ख़ुद शनासी के ऊपर मैंने जो काम किया था वो एक ऐसे पॉइंट है जब शम्स तबरेज़ी और मौलाना रूमी की जब मुलाकात हो जाते हैं, फिर शम्स जब चले जाते हैं और फिर मौलाना उनके पीछे उनको रिसर्च करने के लिए जिस तरह वो एक सिलसिला आगाज़ हो जाता है, उन्होंने एक शेर कहा था कि मुर्दा बुदाम जिंदा शुदाम केरिया बुदाम खंदा शुदाम दौलत इश्क आमद मन दौलत पाइंदा शुदाम। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं मरा हुआ था लेकिन मैं अभी दोबारा ज़िंदा हुआ हूँ। जब से मेरे अंदर इश्क के दौलत आ गए तो वो ऐसे दौलत है कि पामाल हैं, अब ख़त्म होने वाले है ही नहीं। उसके अलावा एक इकबाल के मज़ार पे हैं, न अफ़गानम न तुर्को तितारम जमन ज़ादम ज़े यक शाख सारिम तमीज़ रंग वबू बरमा हरामस कि मैं फरवर्द एक नौ बहार। मतलब वो इकबाल साहब ने कहा कि मैं ना अफ़गान हूँ ना मैं तुर्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम सब एक ही इंसान हैं, एक ही फसल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये तमीज़, ये रंग और ये जो रंगत हम जिस पे एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं ये हमारे लिए हराम है। You have exhibited in भारत also? इंडिया में किया था, हाँ ये इंडिया में हुआ। और कहाँ? भारत में की? दुबई में की? यूके में किया। सबसे बेस्ट कौन सी एग्जीबिशन थी? हर आर्टिस्ट की जिंदगी की एक होती है ना, कहते हैं यार ये तो बेस्ट थी बाहर की, अगर हम बात करें बाहर। हाँ, बाहर तो हाँ बाहर में यूके में जो हमने वर्कशॉप दिया था मकतब 2 के, जो सलीमा कुरैशी ने क्रिएट किया था, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस थे। उसके मुकाबले तो मतलब बहुत डिफरेंट। आई हर्ड कि आपको एक साइट दे दी गई थी और आपने उस साइट के ऊपर ग्राफिटी की, वो ग्राफिटी क्या थी? 2019 में जब यूके हम वर्कशॉप के लिए गए थे तो मैंने कहा चलो मैं इस म्यूज़ियम के वॉल को लाहौर फोर्ट वाले म्यूज़ियम बना लेता हूँ, उसकी क्या इफेक्ट हो गया। तो वो गोरे आके मतलब अजीब हार्श फील कर रहे थे कि यार ये कौन बेवकूफ़ है जो दीवार को ख़राब करके रखा है। तो बेसिकली मैसेज यही था कि अगर मैं मोनालिसा को पाकिस्तान ले जाऊँ और उसके ऊपर स्क्रैचेस हो जाए तो एक सिंपल सी बात है, अगर मोनालिसा की कदर लोग वहाँ पे इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा कर रहे हैं तो वाई नॉट हमारे जो अपने बुजुर्ग के जो आर्टिस्टों के काम है उनको हम कदर करके या उनको ख्याल रखने में क्या अर्ज है। रमज़ान का ये एक बाबरकत महीना है और आपने एक हमद भी पढ़ी है। मैं चाहूँगी कि अगर आप वो थोड़ी सी हमें सुना दें। खुदाए मन खुदाए मन आक़ाए कुल मौलाए मन
खुदाए मन आकाए कुल मौलाए मन बितु नदारम मोनिसी बितु नदारम मोनिसी बितु नदारम मोनिसी ऐ साहिबे ख़वाए मन खुदाए मन आकाए कुल मौलाए मन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, loved it माशाल्लाह। Is there anything that you want to communicate to the youth out there? फॉर्मूला नहीं है लाइफ, सीरियसली फ्लेक्सिबल हो और बस जहाँ जहाँ पे आपको जिस भी तर्ज में आपको चीज़ें अच्छी लगे उसको ईमानदारी के साथ कर लो, वो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाते हैं। I had a great time having Shah Abdullah Alami on my show. I hope आपको आज का शो पसंद आया होगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। This is me सारा बलोच signing out और जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हमारा खत्म हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले हमारा वक्त है हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन जी देखिए नाज़रीन, जो खबर अब हम आपको देने लगे हैं, ये हमारे फोन, हाँ ये हमारे फोन्स और गूगल इस पे उसके लग रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जो राय उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि पीर से बुध तक जो मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की गई है और ठंडी हवाएं चलने का भी एक जो कहने एक खबर है, इम्कान है, तेज हवाएं भी चलेंगी और आज रात मुल्क में दाखिल होगा मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला। और उसके बाद और अगर बारिश नहीं होती तो ये फुटेज देख के तो इदारा माजरत खा है, हमने जो खबर मिली थी महकमा मौसमियात से मिली थी, बिल्कुल जी, हमने काउंटर चेक अपने गूगल मैप से और अपने फोन से गूगल को वैसे मैं आपको बताऊं ज्यादातर नहीं पता होता हमारे मौसम, मेरे फोन को भी नहीं पता, हाँ गूगल को नहीं पता होता। खैर अल्लाह करे बारिश हो जाए। खबर ऐसी है कि अगले 3 दिन बारिशों का एक सिलसिला है और ठंडी हवाएं भी चलेंगी, अल्लाह करे, क्योंकि बहुत गर्म रमजान चल रहा है। खैर इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, आज हमारी जो मसीही बरादरी है, हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग ईस्टर टुडे। आज उनका ईस्टर का त्यौहार है और इस सिलसिले में तमाम जो बड़े बड़े गिरजाघर हैं पाकिस्तान भर में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जितने भी बड़े शहर हैं, इसमें खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। इबादत के साथ जो मुल्क की तरक्की है, खुशहाली है, इसकी सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई हैं। क्राइस्ट चर्च सेंट जोसेफ में जो मुख्तलिफ चर्चेज़ हैं, यहाँ पे भी ईसाई बरादरी की बड़ी तादाद ने इस इबादत में हिस्सा लिया है और मसीह बरादरी के जो रोज़ों के अयाम की इख्तितामी तकरीबात हैं, इसका आगाज़ गुज़िश्ता इतवार को पाम संडे से हुआ था, जबकि जुम्मे को गुड फ्राइडे भी मनाया गया था। सो इट्स ईस्टर, सो हैप्पी ईस्टर टू ऑल द व्यूअर्स जो आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी अब आपका वक्त हम आपका नहीं प्रोग्राम का, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। हम तो अब ये कह भी नहीं सकते कि छुट्टी के बाद आएंगे, हम तो रोज आते हैं। कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएंगे। अल्लाह।